नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे, परिवार को समय दे रहे होंगे और इस लॉकडाउन का सरकार के नियमों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे होंगे और इस पेंडेमिक महामारी से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुछ समय से मैंने भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाए, लेकिन आज फिर से मेरे पास समय निकला और मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है मेरे साथियों से रूबरू हुआ जाए और इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ जानकारियां आपके तक प्रेषित की जाए। मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे, चौहानों के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इतिहास की सीरीज चालू की। कुछ दिनों 2-3 वीडियो मैंने पॉलिटी के भी डाले थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले राजस्थान का जो इतिहास है, जो मध्यकालीन इतिहास है, वो एक बार पूरा हो जाए। उसके बाद में हम पॉलिटी की जो है सीरीज कंटिन्यूसली चालू रखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उनमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ा, सिसोदिया वंश के बारे में, राणा और रावल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ में हमने मारवाड़ का इतिहास भी हमने पढ़ लिया था। मेरे प्यारे साथियों, बीकानेर का इतिहास भी हमने पढ़ लिया था। इसमें हमने राठौड़ का इतिहास के रूप में क्लासिफाइड किया था। उसके बाद में पिछले 2 वीडियोज में हमने पढ़ा चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों का इतिहास, अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहानों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आइए मेरे प्यारे साथियों, चौहानों की जो दूसरी शाखाएं हैं, जहाँ पे अलग जो हैं परिवार के सदस्य जाकर के एक नई शाखा का जो है उन्होंने पदार्पण किया और नए शाखा के रूप में शासन किया, उन शाखाओं के बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज की क्लास चालू होने से पहले जो साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अधिक से अधिक वो शेयर करें, उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कोई त्रुटि है तो कमेंट्स के माध्यम से आप उसको मुझे सूचित करें। मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम पढ़ते हैं चौहान वंश की एक अलग शाखा, जिसको हम जानते हैं जालोर के चौहान। कहां के चौहान? जालोर के चौहान। आज तारीख हो गई मेरे प्यारे साथियों 30 मई 2020। जालोर के चौहानों के बारे में आज हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले जानते हैं जालोर। जालोर के नाम की दो बातें सामने आती है। पहला तो यह है कि जालोर का जो नाम है वो एक जबाली नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, उसके नाम पे उसका नाम पड़ा जबालीपुर, ऐसा पौराणिक कथाओं में और कहानियों में वर्णित है। और दूसरा एक कारण है जालोर का नाम जालोर पड़ने का, वो है जाल के वृक्ष की अधिकता। उस क्षेत्र में जाल के जो वृक्ष हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इस कारण से भी इसका नाम जो है मेरे प्यारे साथियों जालोर पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, जालोर का इतिहास कोई ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य बातें हैं जिनके बारे में आज हम जान लेते हैं। जालोर का जो किला था, जालोर का जो किला वो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और उस पहाड़ी का नाम है मेरे प्यारे साथियों सोनगिरी की पहाड़ी। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? सोनगिरी की पहाड़ी। और सोनगिरी की पहाड़ी के ऊपर ये जो किला बना हुआ है, इसीलिए इसको सुवर्ण गिरी का किला भी कहते हैं। किसको? जालोर का जो किला है वो सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए उसको सोनगिरी का किला भी कहा गया है। और जालोर की जो किला है, उस किले के ऊपर जिन चौहान शासकों ने शासन किया, जिन चौहान वंश के शासकों ने शासन किया,
उस किले की वजह से, उस पहाड़ी की वजह से, उस सोनगिरी के नाम की वजह से जालोर के जो चौहान हैं वो चौहान कहलाए सोनगरा। कौन सा? मेरे प्यारे साथ समझ गए होंगे मेरी बात को, कि जो जालोर का जो किला है वो सोनगिरी की पहाड़ी पे बना हुआ है, इस कारण से उस किले का नाम सोनगिरी का किला जो है पुकारा जाता है। और इस जालोर के किले के ऊपर जिन चौहानों ने राज किया, उस पहाड़ी के, उस किले के नाम की वजह से वहां के चौहान शासकों को जो है सोनगरा चौहान के नाम से जाना जाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। और एक दूसरी बात और याद रखने वाली बात है, ये तो है सुवर्णगिरी, और एक दूसरा किला है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी का किला, और यह है मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर में। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, सुवर्णगिरी का किला तो जालोर के किले को कहते हैं, और स्वर्णगिरी का किला जैसलमेर के किले को कहते हैं। याद रखने वाली बात है। अब मेरे प्यारे साथियों, अब अपन पढ़ते हैं कि जालोर के जो चौहान हैं उनमें कुछ प्रतापी राजा हुए, और वहां पे सबसे पहले जो है एक कीर्तिपाल नाम का एक राजा हुआ, कीर्तिपाल। और इस कीर्तिपाल ने जो है 1182 ईस्वी में, कब? 1182 ईस्वी में जो है इसने एक चित्तौड़ का एक राजा था, 1182 ईस्वी में चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराकर जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। जालोर जो था पहले मेवाड़ वंश के अधीन ही था, लेकिन 1182 ईस्वी में एक चौहानों के एक शासक ने वहां पे सामंत सिंह नाम का राजा था, उसको हरा करके जालोर के ऊपर सोनगरा चौहानों की शाखा की स्थापना की। मेरे प्यारे साथियों, कीर्तिपाल के बारे में इतना ही कुछ है। उसको जो कीर्तिपाल को एक किताब है, जिस किताब का नाम है नैनसिरी ख्यात, इस किताब में ख्यात जो पुस्तक है उसमें कीर्तिपाल को कीतु नाम से वह महान राजा बताया गया है। क्या बताया गया है? किसको? कीर्तिपाल को। नैनसिरी ख्यात पुस्तक है जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उस पुस्तक में कीर्तिपाल को कीतु नाम से पुकारा गया है और उसको एक महान राजा बताया गया है। तो उसके बाद में अगला जो शासक आता है, जो प्रतापी राजा आता है, जो इतिहास में जिनको जो है पढ़ा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य किसी प्रकार की वंशावली पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में और जो जानकारी रखने योग्य बातें हैं उनको प्रकाश में लाना और उनको आप तक पहुंचाना है। तो अब हम पढ़ेंगे जालोर के इतिहास में कीर्तिपाल के बाद में जो अगला प्रतापी राजा हुआ उसके बारे में। और अगला जो प्रतापी राजा था वो था मेरे प्यारे साथ, जिसका नाम है कान्हड़देव सोनगरा। मेवाड़ का इतिहास जब हमने पढ़ा था तो उसके बारे में हमने जाना था कि जो 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था रतन सिंह के समय, रावल रतन सिंह के समय में और रानी पद्मावती के समय जो साका हुआ था, और हमने ये पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने पुत्र जो खिजर खां को वो मेवाड़ का जो किला है वो सौंप दिया था और उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। खिजराबाद करने के बाद में खिजर खां की कुछ समय बाद में मृत्यु हो गई थी। तो उसमें कान्हड़देव सोनगरा का एक जो भाई था जिसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक बना दिया था। और उसी के समकालीन जब कान्हड़देव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था, जब जालोर के ऊपर शासन कर रहा था, तो जालोर का जो किला था, जो राज्य क्षेत्र था, उसी के एक जो है अधीन आता था सिवाना का किला। क्या आता था मेरे प्यारे साथियों?
सिवाना का किला, जिसके बारे में हमने पीछे वीडियो में भी पढ़ा था कि इसको सिवाना के किलों को राठौड़ों की समस्थली कहा जाता था। राठौड़ों के ऊपर मतलब जब भी जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उनके ऊपर आक्रमण होता था तो वो अंतिम समय में जो है भाग करके सिवाना के किले में चले जाते थे और वहां पे जो है दुश्मन की पहुंच बहुत मुश्किल होती थी और वो अपने जान बचा लेते थे। तो सिवाना का किला था वो जालोर के क्षेत्र में ही आता है। और सिवाने का किला जो है उस किले को जालोर के किले की, किसकी, जालोर के किले की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब अगर जालोर के किले को जीतना है, अगर किसको, जालोर के किले को जीतना है तो उससे पहले सिवाने को किले को जीतना जरूरी होता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे जालोर का किले की जो चाबी थी वो सिवाना का किला था, ठीक उसी प्रकार से हमने पिछली वीडियो में मैं बताना भूल गया कि रणथंभौर का जो किला था, रणथंभौर के किले की चाबी झाइन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झाइन को कहा जाता है। जिस प्रकार जालोर के किले की चाबी सिवाना के किले को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से रणथंभौर के किले की चाबी झाइन को कहा जाता है। अर्थात रणथंभौर के किले के ऊपर चढ़ाई करने से पहले, उसको जीतने से पहले झाइन को जीतना जरूरी होता और जालोर के किले को जीतने से पहले सिवाना के किले को जीतना जरूरी था। तो अब मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि जालोर के किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इस समय जो है, जिस समय कानड़देव सोनगरा जालोर के शासक थे, उसी समय सिवाना का किले के ऊपर आक्रमण किया था। किसने? एके ने, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले, जालोर के किले पर आक्रमण करने से पहले किसके ऊपर आक्रमण किया था? सिवाने के किले पे। मैंने ये बताया कि अगर जालोर का किला जीतना हो तो उससे पहले किसको जीतना जरूरी था? सिवाने के किले को। तो जालोर के किले के ऊपर शासन करना था कानड़देव सोनगरा, उसके ऊपर आक्रमण करना चाह रहा था कौन? जालोर के किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जालोर जीतने से पहले जरूरी क्या जीतना था? सिवाना। और सिवाना के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इस समय जो है, आक्रमण के समय सिवाना का पहला साका हुआ। साका में दो चीज होती है थे और उन सैनिकों का नाम था सातल और सोम। एक तो केसरिया होता है और एक होता है जोहर। जोहर करती थी स्त्रियां और केसरिया करते थे पुरुष। साका में दो चीज होती थी, केसरिया जो कि पुरुष करते थे और जोहर जो कि स्त्रियां करती थी। पहला जो साका हुआ उस साके का नेतृत्व किया सातल और सोम ने। और इस समय भी अलाउद्दीन खिलजी में सिवाना के किले के ऊपर बहुत भयंकर मारकाट की। और इसका कारण क्या था? हमने पिछले वाले वीडियोस में भी हमने पढ़ा था कि जब रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया या मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया तो इन सभी आक्रमणकारियों में जो यहाँ के राजा थे वो किले जो थे अभेद हुआ करते थे, जिनको भेजना जो है जो मुमकिन नहीं होता था, बड़ा दुश्वर होता था उन किलों को भेजना, उस किलों के ऊपर चढ़ाई करना। तो जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उन किलों को जीतने के लिए हर प्रकार की कोशिश करता था, धन बल छल हर प्रकार की जो है विद्या लगा करके उन किलों के ऊपर, उन किलों के राज जानना चाहता था। और जब जब भी साका हुई, जब जब भी किलों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तब तब किसी न किसी सैनिक ने या किसी की सेनापति ने जो है राजा के साथ विश्वासघात किया और विश्वासघात के कारण ही जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने आक्रमण में सफल हो पाया। तो ठीक उसी प्रकार जिस अन्य किलों के ऊपर भी आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का साथ किसी विश्वासघाती सैनिक ने दिया, ठीक उसी प्रकार सिवाना का जो साका हुआ सातल और सोम के नेतृत्व में, उस समय भी एक जो है सिवाना का साके के समय एक भायल जाति का सैनिक था, भायल जाति का भायल सैनिक था। और भायल सैनिक ने जो है विश्वासघात किया और विश्वासघात क्या किया, इसने जो है किले के राज बता दिए या दरवाजा खोल दिया या उसके गुप्त रास्तों के बारे में जानकारी दे दी, जिसकी वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिवाना के किले के ऊपर भी आक्रमण करके विजय पाई और उस समय भी साका हुआ। अब उसके बाद में पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों
अन्य आक्रमण के बारे में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का किला जीत लिया, अब सिवाना का किला जीतने के बाद में अगला जो आक्रमण करता है वो करता है मेरे प्यारे साथियों जालोर के किले पे। किस पे करता है मेरे प्यारे साथियों? एके का जालोर पर आक्रमण, और ये हुआ मेरे प्यारे साथियों 1311 ईस्वी में। कब हुआ मेरे प्यारे साथियों? 1311 ईस्वी में। और जब आक्रमण करता है, क्योंकि लगभग जालोर का आधा क्षेत्र जो है अलाउद्दीन खिलजी कब्जे में ले चुका था, और जब चाबी मिल जाएगी ताले की तो ताला किस काम का, आसानी से उसको खोला जा सकता है। तो जब सिवाना का जो किला अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया तो जालोर का किला जीतना उसके लिए बहुत आसान हो गया। और जब जालोर के किले के ऊपर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहां का जो शासक कानड़देव सोनग्रा था उसको लगा कि मैं किसी भी हालत में अलाउद्दीन खिलजी को नहीं हरा सकता। तो उसने जो उस समय के अलाउद्दीन खिलजी के तांडव से जितने राजा और रानियां और वहां की जो प्रजा थी वो जो है साका करना जो है उसके अधीनता स्वीकार करने से ज्यादा इंपोर्टेंट या ज्यादा सही मानती थी। तो कानड़देव सोनग्रा के नेतृत्व में जालोर आक्रमण के समय जो है हुआ साका, और साका का नेतृत्व स्वयं कानड़देव सोनग्रा ने भी किया। ये था मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी का जो है जालोर के ऊपर आक्रमण का। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जालोर को जीत लिया, कानड़देव सोनग्रा जो साका में मारे गए, और एके ने जो है जालोर का नाम बदल दिया। जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया? किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। तो ये था मेरे प्यारे साथियों जालोर के जो है चौहानों के का इतिहास। और इसके जालोर का जो शासक था कानड़देव सोनग्रा, इसके शासनकाल के समय जो है एक दरबारी कवि था जिसका नाम था पद्मनाभ। क्या नाम था? पद्मनाभ। और पद्मनाभ ने जो है कानड़देव सोनग्रा के बारे में जो है 2 किताबें लिखी। पहला जो किताब थी वो थी कानड़देव प्रबंध, और दूसरी थी वीरमदेव सोनग्रारी वात यानी कहानी। पद्मनाभ ने जो कि कानड़देव सोनग्रा के दरबार में था उसने 2 किताबें लिखी, कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी वात। ये किताबें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वीरमदेव सोनग्रा जो किताब है उस किताब में कानड़देव ने एक बहुत ही रोचक जानकारी दी है, और उसमें यह बताया गया है कि वीरमदेव सोनग्रारी वात, उस किताब में यह बताया गया है कि जो एके था, एके की बहन थी और बहन का नाम था फिरोजा। क्या नाम था मेरे साथियों? फिरोजा। ये फिरोजा जो थी वो वीरमदेव सोनग्रा से करती थी क्या मेरे प्यारे साथियों? प्रेम करती थी। ये बात रोचक जानकारी बताई गई, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी किताबों का नाम बताया है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों जालोर के चौहानों का इतिहास। इस जालोर का जो जब कानड़देव सोनग्रा के ऊपर एके ने आक्रमण किया था, ठीक जैसे ही जालोर का जो सिवाना जो किला था, चाबी थी, उसके ऊपर आक्रमण करते समय जो हमने पढ़ा था कि वहां पे एक घायल सैनिक ने विश्वासघात किया और सिवाने के किले को अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। ठीक वैसे ही जब सिवाना किला जीतने के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर के किले की तरफ बढ़ता है तो वहां पर भी एक सैनिक था जिसने जो विश्वासघात किया था कानड़देव सोनग्रा के साथ, और उस सैनिक का नाम था मेरे प्यारे साथियों विश्वासघातु सैनिक था, उसका नाम था बीका दहिया। ऐसा जानकारी मिलती है कि बीका दहिया को जो है उसके वजन के बराबर सोने की जो मुद्राओं के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद लिया था इस सैनिक को, क्योंकि वो सैनिक जो था द्वारपाल था। और बीका दहिया जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गया था, उसको यह लालच दिया गया था कि आने वाले समय में जो है जब कानड़देव सोनग्रा नहीं रहेंगे तो आपको जो है यहाँ का प्रशासक या सेनापति या आपको उच्च पद दे दिया जाएगा। और उस विश्वासघात में बीका दहिया भी आ गया और उसने जो है कानड़देव सोनग्रा से विश्वासघात कर लिया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जालोर के ऊपर आक्रमण करने में सफलता पाई थी। जब इस बात की जानकारी इस विश्वासघात सैनिक की जो बीका दहिया था उसकी जानकारी उसकी पत्नी को मिली,
कि मेरे पति ने जो है कर्णदेव सुंदरा के साथ विश्वासघात किया है, तो इसकी जो पत्नी थी उस पत्नी ने ही बीकाधैया की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन जो राजस्थान का इतिहास है इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। जब हमने पढ़ा था मारवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ा था कि जब जसवंत सिंह जो है जो युद्ध से लौट करके पीठ दिखाकर जब वापस आ गए थे, उसकी रानी जसवंत ने जो है दरवाजे बंद कर दिए। जब राजा के दरवाजे रानी ने बंद कर दिए थे, तो सोचो मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें किस प्रकार की राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की जो है भावना जागृत थी, और किस प्रकार से जो है वो अपनी जो मातृभूमि को या अपने धर्म को या अपने क्षेत्र को वो जो है प्रेम करती थी। तो जो बीकाधैया की इस विश्वासघाती का मालूम उसकी पत्नी को चलता है, तो उसकी पत्नी ने बीकाधैया की जो है उस स्वयं के कटार से उसकी हत्या कर दी। तो ये था मेरे प्यारे साथियों जालोर का इतिहास। अब साथ ही साथ हम जालोर के पास में एक छोटा सा जो है रियासत पड़ती है, उसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि उस रियासत के ऊपर भी जो है चौहानों का ही शासन रहा। तो आज हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आने वाले एक वीडियो में जो है ये चौहानों का इतिहास, जिसमें बाकी बचा है कोटा और बूंदी का इतिहास, वो शायद पूरा हो जाए। तो जालोर के इतिहास के बाद में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों सिरोही का इतिहास। सिरोही में भी जो है चौहानों का शासन था। किसका शासन था? चौहानों का शासन था। और सिरोही जो है मेरे प्यारे साथियों, सिरोही में जो है चौहानों की एक शाखा थी जिसका नाम था देवड़ा शाखा। कौन सी शाखा थी मेरे प्यारे साथियों? देवड़ा शाखा। और इस देवड़ा शाखा की जो स्थापना जो की थी इसके ऊपर, वो था लुम्बा देवड़ा। और इसने 1311 ईस्वी में, किस कब 1311 ईस्वी में आबू और चंद्रावती, आबू व चंद्रावती क्षेत्र को जीत लिया था। किसको? हम पढ़ रहे थे कि चौहान जो मूल रूप से जो है स्पादलक्स सांबर के उनका ओरिजिन हुआ, और अलग अलग जगह जाकर के उनके जो हैं परिवार के जो सदस्य थे वो अलग अलग जाकर के अलग अलग शाखाओं की स्थापना उन्होंने की। हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ के जो चौहान थे कुछ अजमेर चले गए, उनकी ही जो है आने वाली पीढ़ियाँ रणथंभौर चले गई, उनके ही कुछ जो परिवार के सदस्य थे वो सिवाना जालोर चले गए, उनके ही कुछ शासकों में से ही जो है सिरोही चले गए। जिस प्रकार से चौहान जो जालोर गए वो सुंदरा चौहान कहलाए, वैसे ही सिरोही में आने वाले जो चौहान थे वो देवड़ा शाखा के चौहान कहलाए। और देवड़ा शाखा में लुम्बा देवड़ा नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1311 ईस्वी में आबू और चंद्रावती का क्षेत्र जीत लिया और वहां पे जो है अपना राज्य करने लगे। कालांतर का जो समय निकला तो उसमें एक सहसमल देवड़ा नाम के बारे में हमने पढ़ा था, सहसमल देवड़ा। और इसकी जानकारी हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, तभी इसका जिक्र किया था। उस सहसमल देवड़ा ने जो है 1425 ईस्वी में, कब 1425 ईस्वी में जो है सिरोही को राजधानी बनाया। किसको बनाया? सिरोही को राजधानी बनाया। कुंभा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि सहसमल देवड़ा ने भी जो है कुंभा के जो है विपक्षी राजाओं का साथ दिया था, और कालांतर में सहसमल देवड़ा को भी कुंभा ने जो है उसको हराया था। तो वही सहसमल देवड़ा है मेरे प्यारे साथियों। सहसमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी में जो है सिरोही को राजधानी जो है बनाया। इसके बारे में कुछ जानकारियां नहीं है। उसके बाद में जो है अगला जो राजा हुआ सिरोही का वो था मेरे प्यारे साथियों, जो पढ़ने वाला राजा है वो है सुल्तान। सुल्तान जो है एक बहुत ही जो है साहसी और एक पावरफुल राजा के रूप में उभर करके आया। और सुल्तान ने जो है अपने जीवन काल में एक युद्ध किया जो बहुत ही फेमस है। उसका नाम, युद्ध का नाम है दत्तानी का युद्ध। किसका युद्ध है? दत्तानी का युद्ध। और ये हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में ये दत्तानी का जो युद्ध हुआ वो मेरे प्यारे साथियों वो हुआ था सुल्तान वर्सेस अकबर। और ताजुब की बात यह है कि इस युद्ध में अकबर की सेनाएं, अकबर हार गया था और सुल्तान
जीत के तहत। जिस समय अकबर का जो साम्राज्य है बड़े चरम के ऊपर था, उस समय अकबर को हराना एक कम बात नहीं थी। जो भी एक छोटी सी रियासत के राजा के द्वारा, जो सुल्तान ने जब अकबर को हराया था, तो जो है राजस्थान में और हिंदुस्तान में एक बहुत गर्व से इनका नाम जो है लिया जाने लगा। इसी वजह से दत्तानी का जो युद्ध है अकबर की सेनाओं और सुल्तान की सेनाओं के मध्य जो युद्ध हुआ, वो हमारे लिए पढ़ने और जानकारी याद रखने योग्य है, इसलिए मैंने प्यारे साथियों इसका मेंशन किया है। और उसके बाद में जो है मेरे प्यारे साथियों, इसमें कोई विशेष कुछ राजा इस इतिहास में नहीं हुए। बस याद रखने वाली बात है कि सुरुई का इतिहास है, उसके जो अंतिम जो समय आया, उस समय एक शिव सिंह नाम के राजा हुए, और इन शिव सिंह ने जो है 1823 ईस्वी में 1823 ईस्वी में जो है अंग्रेजों से साइक संधि की। वैसे हमने पढ़ा कि अंतिम 1818 के जो आसपास है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है अंग्रेज अधिकारी जो है राजस्थान के राजाओं के साथ साइक संधियां कर रहा था। तो लगभग 1818 से 1718 में ही जो है सारी संधियां हो गई थी। लेकिन 1823 ईस्वी में जो है शिव सिंह जो सिरोही का शासक था, उसने अंग्रेजों के साथ साइक संधि कर ली। और ये संधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों के साथ राजस्थान की रियासतों में जो अंतिम साइक संधि करने वाला जो राजा था, वो था शिव सिंह। तो जो 1823 की जो अंग्रेजों की संधि थी, वो राजस्थान की अंतिम साइक संधि। तो ये था मेरे प्यारे साथियों सिरोही का इतिहास, सिरोही के जो राजघराने हैं उनका इतिहास। तो मेरे प्यारे साथियों, आने वाले वीडियोस में फिर हम अगले एक वीडियो में जो है चौहानों के पूरे इतिहास के बारे में समाप्ति की तरफ अग्रसर रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मैं पहले की वीडियो में इस चीज़ को जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत विकट होती जा रही है, आने वाला समय बहुत विकट है। जितने परिवर्तन पिछले 100 साल में नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा परिवर्तन आने वाले 10 साल में होने वाला है। इस चीज़ को जो व्यक्ति समझ पा रहा है, जो व्यक्ति अपने कर्मशैली को और अपने कार्य क्षेत्र को पूर्ण रूप से डेडिकेट होकर के और अपने स्वच्छ मन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो इस युग में जीत पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ पिछले मैंने 2-3 महीने में जो सिनेरियो बदल रहा है पूरी दुनिया का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब हम इंटरनेशनल बातों के बारे में जानते हैं, एक तरफ कोविड-19 नाम की महामारी जो है पूरी दुनिया को पूरे सदमे में डाल रखा है, उसी समय भारत और चीन के, या चीन और अमेरिका के, या चीन में ताइवान का मुद्दा, जिस प्रकार की परिघटनाएं सामने आ रही है, उससे लगता है कि निकट भविष्य में जो है युद्ध होना निश्चित है। और अगर ये निकट भविष्य में अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी जनधन हानि होगी। और इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है तो संपूर्ण मानव जाति का विनाश निश्चित है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो समय है बड़ा सोचने विचारने का समय है और आने वाले पीढ़ियों की दिशा निर्देश करने का समय है। मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा, सरकार की सारी गाइडलाइन का पालन करें, इस कोविड-19 को जो है हल्के में ना लें और इतना अपने आप को मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी पावर को, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति को, कि जो है ये पेंडेमिक की जो महामारी है ये आपका कुछ नहीं कर पाए। और मेंटली रूप से, फिजिकल रूप से भी आप प्रिपेयर रहें। बच्चों को ऊपर ध्यान देवें, फैमिली पे ध्यान देवें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें। इन सभी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।